गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th में सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने नर्व सिस्टम और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि मानव में तंत्रिया तंत्र होता है, उसका निर्माण होता है। वह दो प्रकार के मुख्य रूप से तंत्रिया तंत्रों से होता है, केंद्रीय तंत्रिया तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिया तंत्र। जिसमें से केंद्रीय तंत्रिया तंत्र होता है वह मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से मिलकर के बना होता है, जबकि परिधीय तंत्रिया तंत्र होता है वह दो प्रकार होता है, कायिक और दूसरा हमें देखा था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र होगा वो आपको तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है वह अनुकंपी और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र से मिलकर के बना होता है। आज हम स्टडी करेंगे वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर के केंद्रीय भाग में, सेंट्रल भाग में उपस्थित होता है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम कहा जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु सम्मिलित होते हैं। तो आप ध्यान देंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वह मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से मिलकर के बना होता है। तो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से मिलकर के और आपको ध्यान रखना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम का दो भागों से मिलकर के बना होता है, एक मस्तिष्क और दूसरा कौन सा ध्यान रखना है, मेरुरज्जु ध्यान रखना है। अब ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं, इनकी उत्पत्ति होती है वो आपको ध्यान रखना है भ्रूणीय अवस्था में जो ग्रेस्टुला अवस्था होती है, भ्रूणीय अवस्था में जो ग्रेस्टुला अवस्था होती है, कौन सी अवस्था ध्यान रखना आपको, ग्रेस्टुला। भ्रूणीय ग्रेस्टुला अवस्था में तीन जनन स्तर बनते हैं। उसमें एक बाहर की ओर जनन स्तर बनता है जिसे हम एक्टोड्रम कहेंगे, उसके बाद में एंडोड्रम और उसके बाद मीजोड्रम, ये तीन स्तर बनते हैं। उसमें से जो एक्टोड्रम होता है उस एक्टोड्रम से एक ट्यूब उत्पन्न होती है। एक्टोड्रम होगा, उस एक्टोड्रम से एक ट्यूब उत्पन्न होती है जिसे हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं। तो एक्टोड्रम से एक ट्यूब उत्पन्न होगी और इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, न्यूरल ट्यूब कहा जाता है। इस न्यूरल ट्यूब से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु का विकास होता है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु का उनका विकास होता है वो किससे होता है, तो आप ध्यान देंगे ग्रेस्टुला अवस्था में एक्टोड्रम के न्यूरल ट्यूब से इनका विकास होता है। न्यूरल ट्यूब होगी, उस न्यूरल ट्यूब से दो संरचनाएं विकसित होती हैं, यानी न्यूरल ट्यूब होगी उससे दो प्रकार की संरचनाएं विकसित होती हैं। तो न्यूरल ट्यूब का अग्रभाग होता है, उस अग्रभाग से मस्तिष्क का विकास होता है। न्यूरल ट्यूब के अग्रभाग से किसका विकास होगा, तो आप ध्यान देंगे मस्तिष्क का विकास होता है। ये न्यूरल ट्यूब होगी उसके अग्रभाग से मस्तिष्क का विकास होता है। जबकि आप ध्यान देंगे न्यूरल ट्यूब के पश्च भाग होता है, उस पश्च भाग से मेरुरज्जु का विकास होता है। तो पश्च भाग होगा और उस पश्च भाग से किसका विकास हो जाएगा, तो आप ध्यान देंगे मेरुरज्जु का विकास होता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना उत्पत्ति के बारे में कि जो उत्पत्ति होती है वह भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म से, न्यूरल ट्यूब से, अग्रभाग से मस्तिष्क और पश्च भाग से मेरुरज्जु का विकास होता है। मेरुरज्जु होती है यह आपको ध्यान रखना है 4 से 5 वर्ष की अवस्था में पूर्ण विकसित हो जाती हैं। 4 से 5 वर्ष की अवस्था में पूर्ण विकसित हो जाती हैं, यह हमें ध्यान रखना है। और इसके बारे में बात करें, जो मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क के बारे में बात करें तो मस्तिष्क होता है, इनका विकास होता है वो तो अग्रभाग के न्यूरल ट्यूब से होगा और इनका 2 वर्ष की अवधि में आप ध्यान देंगे, जब 2 वर्ष की अवधि होती है उस 2 वर्ष की अवधि में आप ध्यान देंगे तो बच्चे के अंदर 70 से 80% भाग होता है उसका विकास हो जाता है मस्तिष्क से। और 6 वर्ष की अवधि तक है वो मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी 100% विकास होता है, पूर्ण विकास हो जाता है। और आप देखेंगे कि मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो आप ध्यान देंगे जो मानव का मस्तिष्क होता है वो 1200 से 1400 ग्राम भार होता है। तो 1200 से 1400 ग्राम होता है वह भार होता है। तो मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1200 से 1400 ग्राम होता है। 1300 से 1400 ग्राम के आसपास पुरुष में होता है, महिलाओं में 1250 से लेकर 1300 के आसपास होता है। तो ये हमें इस प्रकार से मस्तिष्क के भार के बारे में ध्यान रखना है। मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क का निर्माण होगा वह 2 वर्ष में पूर्ण होने के बाद में ये निर्माण होता है वो एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। और इनमें लगभग 1 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तो लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर के और मानव के मस्तिष्क का निर्माण करती हैं। और ध्यान देंगे तो मानव के मस्तिष्क में एक और कोशिका उपस्थित होती है जिन्हें हम गिलियल कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे, गिलियल कोशिका कहा जाता है। और ये गिलियल कोशिका होती है उनकी संख्या लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास होती है। तो इस प्रकार से 1 ट्रिलियन इनकी संख्या होती है। इस प्रकार की जो गिलियल कोशिका होगी उन कोशिका एवं तंत्रिका कोशिकाओं से मानव के मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो ये हमें मानव मस्तिष्क के निर्माण किस प्रकार से होता है उस बारे में हमें ध्यान रखना है।
फिर उसके बाद में आप देखिए कि मानव का मस्तिष्क होता है, ये एक कोमल अंग होता है। मानव का मस्तिष्क किस प्रकार का अंग है? कोमल अंग है। यह बाहर से आपको ध्यान रखना घिरा हुआ रहता है। वह किससे घिरा हुआ रहता है? तो आप ध्यान देंगे कि मानव का जो मस्तिष्क होता है वह बाहर की ओर घिरी हुई संरचना से घिरा हुआ रहता है, और बाहर से घिरी हुई जो संरचना होती है उस संरचना को हम क्रेनियल कपाल कहते हैं। देखो सबसे बाहर की ओर तो त्वचा है, उस त्वचा के नीचे आप ध्यान देंगे तो अस्थियों से बना हुआ एक कठोर आवरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियल कपाल कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्रेनियल कपाल होगा, उससे निर्मित जो बॉक्स होता है क्रेनियल बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर हमारा मस्तिष्क प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। तो क्रेनियल बॉक्स के अंदर हमारा मस्तिष्क उपस्थित होता है। यह क्रेनियल बॉक्स होता है वह 8 अस्थियों से मिलकर के बना होता है। कितनी अस्थियों से मिलकर बना होगा? 8 अस्थियों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से 8 अस्थियों से मिलकर के और क्रेनियल कपाल का निर्माण होता है, जो कि इस प्रकार से है। आप ध्यान देंगे तो सबसे पहली अस्थि होती है जिसे हम कहते हैं फ्रंटल, और फ्रंटल अस्थि की संख्या होती है 1। उसके बाद में होती है पैराइटल, कौन सी हो जाएगी? पैराइटल, और पैराइटल की अस्थियों की संख्या होती है 2। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है पैराइटल के बाद में वो आप देंगे टेम्पोरल। तो इस प्रकार से टेम्पोरल अस्थि होती है, उनकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद में आप ध्यान देंगे ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल होती है, उनकी संख्या भी होती है, वह कितनी होती है? तो आप ध्यान देंगे ऑक्सीपिटल की संख्या होती है वो 1 होती है। और उस ऑक्सीपिटल के बाद में अगली जो अस्थि होगी उसे हम क्या कहेंगे? तो आपको स्टेमोइड कहेंगे और स्फिनोइड कहेंगे। तो इस प्रकार से स्फिनोइड अस्थि 1 संख्या में होती है, और उसके बाद में एथेमोइड होती है। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 6 प्रकार की अस्थियाँ हैं, और इनकी संख्या कितनी है? तो आप ध्यान देंगे इनकी संख्या होती है वो 8 होगी, 2 2 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से कुल 8 अस्थियाँ होती हैं। उससे मिलकर के बना हुआ जो क्रेनियल कपाल होता है उस कपाल के अंदर क्या उपस्थित होता है? हमारा मस्तिष्क परिबद्ध रहता है। तो मस्तिष्क होगा, उसके बाहर की ओर क्या? ये अस्थियाँ हैं, और उस अस्थियों से परिबद्ध रहता है। यह हमें ध्यान रखना, बोन से परिबद्ध रहता है। क्लियर हो गया? अब मस्तिष्क होगा, उसके नीचे की ओर बाहर की ओर तो क्या होता है? अस्थियों का कपाल होता है उसके अंदर, या क्रेनियल कपाल होता है उसके अंदर, कपाल के अंदर परिबद्ध रहता है, बंद रहता है। क्लियर हो गया? यह हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में मस्तिष्क का बाहर का आवरण होता है, उसे हम मस्तिष्क आवरण कहते हैं। मस्तिष्क के बाहर के आवरण को ध्यान दीजिए, मस्तिष्क के बाहर के आवरण होता है, उस आवरण को हम क्या कहते हैं? तो आप ध्यान देंगे मस्तिष्क आवरण कहा जाता है। मस्तिष्क के बाहर के आवरण को हम क्या कहते हैं? मस्तिष्कावरण कहते हैं, या मेनिंजाइसिस कहते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे मेनिंजिस, या जिसे मस्तिष्कावरण कहते हैं, उससे निर्मित होता है। यह मस्तिष्कावरण होता है 3 आवरणों से मिलकर के बना होता है। कितनी झिल्लियों से मिलकर के बना होता है? 3 आवरण से मिलकर के बना होता है। ध्यान दीजिए सबसे बाहर की ओर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ तानिका। क्या कहेंगे? दृढ़ तानिका, या दृढ़ तानिका को हम कहते हैं ड्यूरामेटर। क्या कहेंगे? ड्यूरामेटर कहा जाता है। दूसरा आवरण होगा जो कि इसके नीचे की ओर उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है जाल तानिका। कौन सा हो जाएगा? जाल तानिका, या जाल तानिका को हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना एरेक्नोइड कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? एरेक्नोइड मैटर कहा जाता है। तो इस प्रकार का मैटर होगा, उसे हम क्या कहेंगे? एरेक्नोइड मैटर कहा जाता है। और तीसरा स्तर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, उसे हम मृदु तानिका कहा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? मृदु तानिका, या मृदु तानिका को ही हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसे हम कहेंगे पाया मैटर। तो इस प्रकार से 3 स्तर होते हैं, उनसे मिलकर के मस्तिष्क का बाहर का आवरण निर्मित होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मस्तिष्क में सबसे बाहर का जो आवरण होता है, ये बाहर का आवरण है, उस बाहर के आवरण को हम क्या कहते हैं? तो आप क्या ध्यान देंगे? ड्यूरामेटर कहा जाता है। इस बाहर के आवरण को हम क्या कहेंगे? ड्यूरामेटर कहा जाता है। मस्तिष्क का सबसे बाहर का आवरण होता है उसे ड्यूरामेटर, या इसे हम दृढ़ तानिका कहा जाता है। तो ड्यूरामेटर, या इसे हम क्या कहेंगे? दृढ़ तानिका कहेंगे। ड्यूरामेटर या दृढ़ तानिका होता है, यह सबसे बाह्य स्तर होता है। ध्यान दीजिए, यह सबसे बाह्य स्तर होता है। तो सबसे बाहर का स्तर होगा, उसे हम क्या कहेंगे? ड्यूरामेटर कहा जाता है। यह ड्यूरामेटर स्तर होता है, ध्यान दीजिए, यह ड्यूरामेटर स्तर होता है, यह आपको ध्यान रखना है कठोर दृढ़ उत्तक होता है। किस प्रकार का होता है? दृढ़ संयोजी उत्तकों से निर्मित होता है। तो इस प्रकार से दृढ़ संयोजी उत्तक होते हैं, उसमें क्या उपस्थित होते हैं? मजबूत दृढ़ संयोजी उत्तक होते हैं, एवं आपको ध्यान रखना है इनके साथ कोलेजन तंतु होते हैं। मजबूत दृढ़ संयोजी उत्तक एवं कोलेजन तंतु होंगे, इन तंतुओं से मिलकर के और मनुष्य के अंदर ड्यूरामेटर का निर्माण होता है। यह ड्यूरामेटर होता है, इसमें आप देखेंगे तो
कोलेजन तंतु उपस्थित होते हैं और ये दृढ़ आवरण होता है, बाहर का आवरण का निर्माण करता है। और बाहर का भाग होगा वह किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो आप यानी क्रेनियल बॉक्स के अंदर जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से जो बाहर की अस्थियां हैं यानी क्रेनियल कपाट से ये जुड़ा हुआ रहता है, यानी क्रेनियल कपाट से यह जुड़ा हुआ रहता है। तो क्रेनियल कपाल होगा उस कपाल से, या क्रेनियल होता है उससे ये जुड़ा हुआ रहता है। तो क्रेनियम अस्थियां होगी उस अस्थियों से जुड़ा रहता है। क्लियर हो गया। यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, दृढ़ तानिका के बारे में। और आप ध्यान देंगे तो ये भाग होता है असहवनीय होता है, यानी इसमें सहवन नहीं होता है, असहवनीय भाग होता है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार का भाग होगा, असहवनीय भाग होता है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए अगला स्तर होता है वह आपको ध्यान रखना है, दूसरा स्तर होगा जिसे हम जाल तानिका कहते हैं। दूसरा स्तर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, जाल तानिका कहा जाता है। यहाँ जाल तानिका को हम क्या कहेंगे, एरेक्नॉइड कहा जाता है। तो इस प्रकार से जाल तानिका या एरेक्नॉइड स्तर होता है। तो सेकंड स्तर है ये, हमें ध्यान रखना है। और ये जाल से निर्मित होता है, किससे, फाइब्रस तंतु युक्त, यानी फाइब्रस ऊतकों से बना होता है। फाइब्रस तंतुओं से कौन कौन से फाइब्रस तंतु होते हैं, तो आपको देखना है इलास्टिक तंतु एवं जो कोलेजन तंतु होते हैं, इलास्टिक तंतु एवं कोलेजन तंतु। इलास्टिक तंतु और साथ में कौन से तंतु उपस्थित होते हैं, कोलेजन तंतु होते हैं। उन इलास्टिक तंतु और कोलेजन तंतु होते हैं, इन तंतुओं से मिलकर के और मनुष्य के अंदर आपको ध्यान रखना है इस आवरण का निर्माण होता है। तो यह आवरण होगा वो किससे बना होगा, तो फाइब्रस ऊतकों से निर्मित होता है। इलास्टिक तंतु एवं कोलेजन तंतु होते हैं, इनसे मिलकर के बना होता है। यह एरेक्नॉइड स्तर होता है। यह स्तनधारियों का प्रमुख लक्षण, ये केवल किसमें पाया जाता है, स्तनधारियों में पाया जाता है। केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। केवल किसमें उपस्थित होता है, स्तनधारियों में उपस्थित होता है। केवल किसमें उपस्थित होता है, स्तनधारियों में यह उपस्थित होता है। तो यह संरचना होगी वो केवल और केवल किसमें उपस्थित होती है, स्तनधारियों में उपस्थित होती है। एरेक्नॉइड और सब एरेक्नॉइड हुआ दोनों। तो ये प्रकार से हमें ध्यान रखना है जाल तानिका के बारे में। जाल तानिका होती है उस जाल तानिका जहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो क्रेनियल वीनस साइनस होता है, यानी ये संरचना है उसे हम वीनस साइनस कहते हैं। और वीनस साइनस होगा उस वीनस साइनस के सामने से जो यह भाग होता है जाल तानिका, यह ऊपर की ओर उभार के रूप में फैला हुआ रहता है। यानी जाल तानिका या एरेक्नॉइड होगा, यह एरेक्नॉइड भाग होगा और वह आपको देखते हैं वीनस साइनस के सामने से उभार नुमा संरचनाओं के रूप में उभरा, इसे हम क्या कहेंगे, एरेक्नॉइड विलाई कहा जाता है। तो इस प्रकार से एरेक्नॉइड विलाई के नाम से इसे जाना जाता है। तो एरेक्नॉइड विलाई होगी वह किसे कहेंगे, तो आप क्या ध्यान देंगे कि जो एरेक्नॉइड की जो भाग होता है वह भाग वीनस साइनस होगा, उस वीनस साइनस के अंदर उभारों के रूप में फैला हुआ रहता है और उस भाग को हम क्या कहते हैं, एरेक्नॉइड विलाई कहा जाता है। यह एरेक्नॉइड विलाई होगी, यह आपको देखते हैं जो CSF दर होता है, सेरिब्रो स्पाइनल दर होगा, आगे हम पढ़ेंगे। सेरिब्रो स्पाइनल दर होता है, उस दर को पुनः बाहर की ओर अवशोषित करने का कार्य होता है, वह किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है एरेक्नॉइड विलाई के माध्यम से किया जाता है। अब उसके बाद में तीसरा स्तर होता है, सबसे अंदर की ओर उपस्थित होता है, आंतरिक स्तर होता है। और उस आंतरिक स्तर को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना आंतरिक स्तर को हम मृदु तानिका कहा जाता है। क्या कहेंगे, मृदु तानिका, या मृदु तानिका को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना इसे हम पाया मैटर कहेंगे। तो ध्यान दीजिए इसे हम क्या कहेंगे, पाया मैटर कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है सबसे आंतरिक स्तर होता है। कैसा होता है, आंतरिक स्तर होता है। और आप ध्यान देंगे ये कोमल होता है, मृदु होता है। किस प्रकार का होता है, कोमल मृदु होगा एवं आपको ध्यान रखना लचीला होता है। कैसा होता है, लचीला होता है, कोमल होता है, मृदु होता है। और आप ध्यान देंगे तो यह मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है, यानी मस्तिष्क के बाहर की भित्ति होती है मस्तिष्क से चिपका हुआ रहता है। मस्तिष्क से चिपका हुआ रहता है वह आपको ध्यान रखना कौन सा भाग उपस्थित होता है, तो उस भाग को हम कहते हैं वह मृदु तानिका कहा जाता है। तो मृदु तानिका होगा आंतरिक, कोमल एवं लचीला उत्तक होता है जो कि मस्तिष्क से चिपका हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। यानी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ ये भाग है, वे पूरा भाग इसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है मृदु तानिका कहा जाता है। इस मृदु तानिका में रक्त वाहिनियों के जाल फैले रहते हैं, रक्त केशिकाओं या रक्त वाहिनियों के जाल इसमें फैले हुए रहते हैं। तो इस भाग में रक्त वाहिनियों के जाल होते हैं वह फैले हुए रहते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है इसमें रक्त वाहिनियों के जाल फैले हुए रहते हैं। वो किस भाग में रहते हैं, तो आप क्या ध्यान देंगे, इस भाग में फैले हुए रहते हैं मृदु तानिका में। मृदु तानिका भाग होगा, इसमें जो रक्त वाहिनियों का जाल उपस्थित होता है, यह रक्त वाहिनियों का जाल
मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को, ध्यान दीजिए, यह मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को पोषक तत्व प्रदान करता है। मेरुरज्जु में भी ऐसा ही होता है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु में पोषण एवं ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य है, वह किसके द्वारा किया जाता है? तो आप ध्यान देंगे, पोषण एवं ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य है वह इस रक्तवाहिनियों के जाल के द्वारा किया जाता है। इस रक्तवाहिनियों जाल के दो संरचनाएं बनती हैं जिसे हम रक्तक जालक कहते हैं। ये रक्तक जालक होंगे, यह रक्तक जालक होते हैं, इनके द्वारा ही आपको ध्यान रखना है कि जो CSF दर होता है उसका स्त्रावण किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे CSF दरों का स्त्रावण किस प्रकार से होता है तो और कहाँ पर उपस्थित होता है। जो CSF दर होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, उसका स्त्रावण भी इसके अंदर उपस्थित जो रक्तक जालक होते हैं। एक आपको ध्यान रखना है, जो फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है उसकी छत पर उपस्थित होता है, एक मेडुला ऑब्लांगेटा की छत पर उपस्थित होता है, और उन दोनों छतों पर उपस्थित जो रक्तक जालक होते हैं उनके द्वारा इस CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होगा उसका स्त्रावण किया जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है। तीसरा स्तर कौन सा हो जाएगा? मृदु तानिका। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए कि जो ऊपर की ओर दृढ़ तानिका एवं जाल तानिका यानी ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड है उसके मध्य की गुहा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इन दोनों के मध्य की गुहा होगी। किसके मध्य? तो आपको ध्यान रखना है, ऊपर की ओर भाग है जिसे हम ड्यूरामेटर कहेंगे और उसके एरेक्नोइड, उस गुहा को हम क्या कहेंगे? जस्ट ड्यूरामेटर के नीचे उपस्थित है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सब ड्यूरल गुहा कहा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? सब ड्यूरल गुहा। तो यह आपको ध्यान रखना है, जो गुहा उपस्थित है उसे हम क्या कहेंगे? सब ड्यूरल गुहा कहा जाता है या स्पेस कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सब ड्यूरल स्पेस उपस्थित होता है। सब ड्यूरल स्पेस होगा, वह स्पेस उपस्थित होता है। और सब ड्यूरल स्पेस होता है, इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे हम सीरस द्रव्य कहा जाता है। क्या कहेंगे? सीरस द्रव कहा जाता है। तो इसके अंदर कौन सा द्रव भरा हुआ रहता है? सीरस द्रव भरा हुआ रहता है। पहली एक गुहा। दूसरी गुहा आपको ध्यान रखनी है जो कि एरेक्नोइड एवं पायामेटर के बीच में उपस्थित होती है। तो एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच होगी उस गुहा को हम क्या कहेंगे? देखो ध्यान दें, यहाँ पर ड्यूरामेटर के नीचे की सब ड्यूरल, तो एरेक्नोइड के नीचे की क्या कहलाएगी? सब एरेक्नोइड। तो इस प्रकार से दूसरी गुहा होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सब एरेक्नोइड गुहा कहा जाता है। तो इस गुहा को हम क्या कहेंगे? सब एरेक्नोइड गुहा कहा जाता है। तो इस गुहा को हम किस नाम से जानेंगे? सब एरेक्नोइड गुहा के नाम से जाना जाता है। और सब एरेक्नोइड गुहा होती है, यह गुहा होगी, इस गुहा के अंदर द्रव भरा रहता है, उस द्रव को हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव कहा जाता है। क्या कहेंगे? प्रमस्तिष्क मेरु द्रव कहा जाता है। यहाँ से हम क्या कहेंगे? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से इसे जाना जाता है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या जो सब एरेक्नोइड गुहा होती है उसके अंदर द्रव कौन सा उपस्थित होता है? तो आप ध्यान देंगे CSF द्रव उपस्थित होता है। यह CSF द्रव होगा। इस द्रव का निर्माण कैसे होता है? तो आपको मैंने बताया था कि जो रक्तवाहिनियों के जाल होते हैं, रक्तक जालक, उस रक्तक जाल होते हैं या रक्तवाहिनियों के जाल होते हैं, उन रक्तवाहिनियों से लसिका समान पदार्थ बाहर की ओर निकलता है। रक्तवाहिनियों से लसिका समान पदार्थ बाहर की ओर निकलेगा। जैसे लसिका बाहर की ओर निकलती है उसी प्रकार से ये लसिका समान सारीय पदार्थ बाहर की ओर निकलता है। लसिका समान सारीय पदार्थ बाहर की ओर निकलता है, और लसिका समान जो सारीय पदार्थ होगा उस सारीय पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, जो लसिका समान सारीय पदार्थ बाहर की ओर निकलेगा उस पदार्थ को हम CSF कहा जाता है। तो CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। यह सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ये रंगीन होता है क्योंकि इसमें RBC WBC अनुपस्थित होती हैं, प्लेटलेट्स अनुपस्थित होती हैं। सॉरी, WBC कुछ मात्रा उपस्थित होती है, बाकी आपको ध्यान रखना है इसमें RBC और प्लेटलेट्स होता है उसका अभाव होता है, अनुपस्थित होती है। तो यह हमें ध्यान रखना है। जो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव होता है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है प्रोटीन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? प्रोटीन। और आप देखेंगे प्रोटीन के अतिरिक्त इसमें ग्लूकोज उपस्थित होता है। मस्तिष्क में पोषक पदार्थ करने का कार्य ग्लूकोज करेगा, तो ग्लूकोज इसमें उपस्थित होता है। प्रोटीन होगा, ग्लूकोज होगा। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे इसमें क्लोराइड्स उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? क्लोराइड्स उपस्थित होते हैं। तो प्रोटीन होगा, ग्लूकोज होगा और क्लोराइड्स उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो इसमें सोडियम है या पोटेशियम के और कार्बोनेट के, फॉस्फेट के लवण उपस्थित होते हैं। तो पोटेशियम हो गया या सोडियम हो गया या फॉस्फेट होता है, उसके बाइकार्बोनेट्स लवण होते हैं वो उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में यूरिया और यूरिक अम्ल भी इस सेरिब्रो स्पाइनल द्रव के अंदर उपस्थित होते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव के बारे में। अब सेरिब्रो स्पाइनल द्रव होता है, यह 3 मुख्य कार्य करता है। मस्तिष्क में भी ऐसा ही होता है, मेरुरज्जु में भी ऐसा ही होता है। सेरिब्रो स्पाइनल द्रव बराबर रहता है। यह आवरण तीनों मेरुरज्जु में भी उपस्थित होते हैं, डायमीटर
और उस ड्यूरामेटर, उसके बाद में एरेक्नॉइड और उसके बाद में पायामेटर, तीनों। और उसके मध्य भी इसी प्रकार से दोनों गुहाएं उपस्थित होती हैं, सब ड्यूरल गुहा और सब एरेक्नॉइड गुहा उपस्थित होती हैं। अब इनका कार्य क्या होता है, CSF द्रव के क्या कार्य होते हैं, तो ध्यान दीजिए CSF द्रव के कार्य हमें ध्यान रखने हैं। और CSF द्रव है उसके 3 मुख्य कार्य हमें ध्यान रखने हैं। पहला आपको ध्यान रखना है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को बाह्य आघातों से बचाता है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को बाह्य आघातों से बचाता है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को बाह्य आघातों से बचाता है, वह कौन सा भाग बचाता है, तो आप ध्यान देंगे यह CSF द्रव बचाता है। तो एक तो कार्य क्या ध्यान रखना है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को बाह्य आघातों से बचाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। दूसरा आप ध्यान देंगे कार्य, तो आप ध्यान देंगे कि CSF द्रव होता है, इस CSF द्रव के द्वारा शरीर जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु में रोगाणु होते हैं, उन रोगाणुओं को नष्ट करके और मस्तिष्क और मेरुरज्जु को रोगों से बचाने का कार्य करता है। तो पहला बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। दूसरा CSF द्रव होगा, वह रोगाणुओं को नष्ट करके मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है उसको रोगाणुओं से बचाता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने का कार्य करता है। तीसरा कार्य क्या ध्यान रखना है, यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु को पोषण प्रदान करता है। पोषण एवं विभिन्न गैस हैं, ऑक्सीजन है या CO2 है, उनका परिवहन करना, पोषण एवं ऑक्सीजन प्रदान करता है, तो CO2 को बाहर निकालने का कार्य है वह भी किसके द्वारा किया जाता है, तो आप ध्यान देंगे CSF द्रव के द्वारा किया जाता है। तो पोषण एवं ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य है वह भी किसका होता है, तो आप ध्यान देंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का होता है। तो ये 3 मुख्य कार्य हमें ध्यान रखना है जो किसके होते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के होते हैं। पहला कार्य आपको ध्यान रखना है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को बाह्य आघातों से बचाता है। दूसरा CSF द्रव होगा, वे मस्तिष्क और मेरुरज्जु में उपस्थित रोगाणु को नष्ट करके और मस्तिष्क और मेरुरज्जु को विभिन्न रोगों से बचाता है। तीसरा कार्य, ये पोषण एवं ऑक्सीजन को मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को प्रदान करता है। तो ये CSF द्रव के बारे में हमें ध्यान रखना है। CSF द्रव होता है, उसकी मात्रा होती है वह 150 मिलीलीटर होती है, यानी मस्तिष्क में इनकी मात्रा कितनी होती है, 150 मिलीलीटर इनकी मात्रा होती है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होगा, उस CSF फ्लूइड की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 150 मिलीलीटर होती है। 120 से लेकर के 150 तक होती है, तो लगभग कितनी होती है, 150 मिलीलीटर इनकी मात्रा होती है। इसकी मात्रा यदि बढ़ जाती है, यदि मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी मात्रा इंक्रीज हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके कारण से एक रोग हो जाता है, उसे हम कहते हैं मस्तिष्कावरण शोथ कहा जाता है। तो उस रोग को हम क्या कहेंगे, मस्तिष्कावरण शोथ रोग कहा जाता है या मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है। मस्तिष्कावरण शोथ या मेनिंजाइटिस रोग होता है वह किसके कारण से होता है, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होगा, उसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण से मस्तिष्कावरण शोथ या मेनिंजाइटिस रोग होता है। तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, मस्तिष्क के जो बाहर का आवरण होता है उस बारे में हमें ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा था कि मनुष्य के अंदर जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वह मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से मिलकर के बना होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है, उनका निर्माण होता है वो भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म से होता है, जो कि न्यूरल ट्यूब से विकसित होते हैं। न्यूरल ट्यूब से अग्र भाग से मस्तिष्क और पश्च भाग से मेरुरज्जु विकसित होती है। मस्तिष्क का विकास होता है वह आपको ध्यान रखना है 2 वर्ष की अवस्था में 70 से 80% हो जाता है और 5 से 6 वर्ष की अवस्था में पूर्ण विकसित हो जाता है। और उसके बाद में हमने देखा था कि मस्तिष्क होता है, उसका भार होता है 1400 से 1500 ग्राम के आसपास या 1200 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। और मानव का मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क का पूर्ण विकास 6 वर्ष की अवस्था में हो जाता है और मानव का मस्तिष्क होगा वह लगभग 100 बिलियन तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित होता है और 1 ट्रिलियन गिलियल कोशिका उपस्थित होती है। गिलियल कोशिकाएं इस प्रकार की कोशिका होती हैं जो कि तंत्रिका कोशिकाओं को पृथक्करण, पोषण एवं जो विभिन्न उनके कार्य होते हैं उनमें सहायता करने का कार्य होता है वह गिलियल कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो गिलियल कोशिकाएं जो कि नर्व सेल्स नहीं होती हैं और इस प्रकार की कोशिकाएं जो सहायता करने का कार्य करती हैं नर्व सेल का, उसे हम क्या कहेंगे, गिलियल कोशिकाएं कहा जाता है। तो फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है मस्तिष्क के बाहर का जो कपाट होता है उसे क्रेनियल कपाल कहेंगे और कपाल होता है 8 अस्थियों से मिलकर के बना होता है, जिसके भीतर की ओर आप ध्यान देंगे मस्तिष्कावरण उपस्थित होता है जो कि 3 स्तरों से बना होता है। आप शॉर्टकट में इसको ध्यान रख सकते हैं, DAP डाप ऐसे याद रख सकते हो। ये बाहर से अंदर की ओर या अंदर से और बाहर की ओर याद करना आपको, तो पैड PAD पैड यानी अंदर से बाहर की ओर आपको ध्यान रखना है पैड। और इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पायामेटर या पायामेटर, एरेक्नॉइड और ड्यूरामेटर, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में तीनों स्तर एरेक्नॉइड इसके मध्य गुहा होती है उसे सब ड्यूरल गुहा कहेंगे जिसमें सीरियस द्रव भरा रहते हैं, जबकि एरेक्नॉइड और पायामेटर होता है उसके अंदर सब एरेक्नॉइड गुहा होती है और जिसे हम सब एरेक्नॉइड
जो गुहा होगी उस गुहा में प्रमस्तिष्क मेरुदर होता है वह भरा हुआ रहता है। और प्रमस्तिष्क मेरुदर होता है वह रक्तक जालक या रक्तक कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा बाहर की ओर निकलता है। उनसे स्रावित होने वाला जो सारी लसिका समान पदार्थ होता है उस पदार्थ को हम CSF द्रव कहते हैं, जो रंगीन होता है, जिसमें WBC होती है, RBC और प्लेटलेट्स का अभाव होता है। इसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, क्लोराइड्स, इसके अतिरिक्त सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फेट के बाइकार्बोनेट्स तथा अन्य यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे पदार्थ उपस्थित होते हैं। और CSF द्रव होता है, इसके 3 मुख्य कार्य: मस्तिष्क में मरीजों को बाह्यघातों से बचाता है, CSF द्रव रोगाणुओं को नष्ट करता है, पोषण एवं ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करता है। तो यह तो हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में उपस्थित जो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव होता है उसके बारे में।